नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल प्रदीप फाइनेंस ज्ञान पर। ये एक ऐसा चैनल होने वाला है यूट्यूब की हिस्ट्री में जो आपको वित्तीय साक्षरता के बारे में बताएगा। यानी कि आपको ये सिखाएगा कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, किस तरह से खर्च होना चाहिए, कितनी हमको बचत करनी चाहिए, पैसे का सही नॉलेज किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज शुरुआत आपके लिए वित्तीय साक्षरता से ही करूँगा। पहले तो मैं आपको अपने चैनल का उद्देश्य बता देता हूँ। इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है। इस चैनल को मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि पैसे के बारे में बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी कि पैसा कैसे कमाएं, शेयर मार्केट से पैसा कमाएं, एफडी करें, आरडी करें, कई प्रकार की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन उनमें क्या हर एक चीज़ जो उसमें बताई जाती है, क्या वो पूरी तरह से सच्ची होती है, सही होती है? उसमें कई सारी चीज़ें भ्रामक भी होती हैं। आपको थंबनेल पर बता दिया जाता है कि 1,000 हर महीने जमा करें और 5 साल बाद पाएं 5 लाख रुपए। आपको थंबनेल पर यह बताया जाता है कि हर महीने 5,000 रुपये जमा करें और 25 साल के बाद करोड़ रुपए का फंड तैयार। इस तरह की चीज़ें बताई जाती है। क्या आप जानते हैं, क्या इसकी सही कैलकुलेशन आपको कौन बताएगा? वीडियोस में ऐसे बता देने से काम नहीं चलता, बल्कि हमें ज़रूरी है कि उसमें जो जानकारी हमें बताई जा रही है वो सही होनी चाहिए, किसी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं हो। तो प्रदीप फाइनेंस ज्ञान ये इंश्योर करता है कि आपको जो इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी वो पूरी तरह से सच्ची हो, सही हो, सटीक हो और किसी प्रकार का भ्रम उसमें ना हो, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई है जो कभी कम नहीं होनी चाहिए, जबकि उसे बढ़ना चाहिए। तो वो कैसे होगा और किस तरह से हम अपने पैसे का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके लिए हमें समझना होगा वित्तीय साक्षरता का वो कुछ पॉइंट्स, वो कुछ बिंदुओं को समझना होगा जिनसे हमें समझेंगे कि पैसा क्यों हमारे जेब में नहीं रुकता और हम क्या गलतियां करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ वित्तीय साक्षरता का नया अध्याय। वित्तीय साक्षरता होती क्या है? वित्तीय साक्षरता का मतलब ये है कि हम ये समझे कि पैसा है क्या चीज़, ये पैसा है क्या बड़ा, जो कहाँ से आता है, कहाँ खर्च हो जाता है, कितना हम बचा सकते हैं, कितना हम नहीं बचा सकते, किन चीज़ों पर हमें खर्च करना चाहिए और किन फजूल खर्चों से हमें बचना चाहिए, और किन क्षेत्रों में हम ऐसा पैसा डालें कि वो आगे चल के बढ़े। ऐसा ना हो कि हम पैसा अपने बैंक में रख के छोड़ दिए हैं, जहाँ से हमें 2 से 3% का इंटरेस्ट आ रहा है और महंगाई तो 7% की दर से बढ़ रही है। तो हमारा पैसा अगर 10 साल बाद देखें तो हमारी पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। पैसे की समझ को ही वित्तीय साक्षरता कहा जाता है। ठीक है, तो हम पहले बिंदु से शुरू करते हैं। वित्तीय साक्षरता के जो कुछ स्तंभ है, कुछ पिलर्स हैं जिनके बारे में जानना आपको जरूरी है। सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है बजट बनाना। यानी कि आपको ये समझना होगा कि आप महीने में जो पैसा लाते हैं घर, वो अपने बिजनेस से लाते होंगे या कहीं जॉब करते होंगे वहां से आती होगी, कोई किसी कंपनी में जॉब करता होगा, सैलरी से पैसा आता होगा। तो जिस भी प्रकार से आपका पैसा आता है, आपको पैसा कहाँ से आता है और कितना आता है, फिर पैसे जाते कहाँ हैं, किन किन जगहों पर वो खर्च हो जाता है, कितना आपके हाथ में बचता है, ये आपको पहले समझना होगा। फिर आप उसे उचित रूप से उसका बजट बनाइए कि भाई इतनी मेरी इनकम है, इसमें से इतना मैं घर खर्च के लिए देता हूँ, इतना मैं अपने आवश्यक ज़रूरतों के लिए रख सकता हूँ, इतना मुझे भविष्य के लिए कुछ बचत करना है जिसे मैं किसी जगह पर निवेश कर दूँ, और कुछ आकस्मिक ज़रूरतों के लिए बजट के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इनकम जितनी आती है आपके पास से, उस इनकम को किस हिसाब से हम ऐसे बांटें कि हमें कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े कि हमने पीछे क्या किया है, कितने पैसे हमने गंवाए हैं। दूसरा काम आपको करना है क्या? दूसरा जो आपका काम होगा वो होगा बचत करने का। तो बचत करने का मतलब क्या है? पैसा आपने बजट बना के आपने देख लिया कि आपको पैसा कहाँ खर्च होता है, कहाँ से इनकम आ रही है। अब आप उसमें व्यवस्थित करें कि आपको इसका 20% हिस्सा आपको बचाना ही है हर महीने। इसलिए ज़रूरी है कि आज से हम बचत करना शुरू करें कि ऐसी स्थिति में हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो बचत करना ये बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ पैसे में हर महीने बचाने होंगे। और बचेगा कैसे? तो तीसरा इसका स्तंभ आता है निवेश का। पैसा आया, अगर आपने उसे अलमारी में डाल के रख दिया और कहेंगे कि बचत हो रही है, तो वैसे बचत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल की डेट में आपका दोस्त आएगा, बोलेगा भाई 5,000 देना,
5,000 की ज़रूरत है मुझे, मैं कल लौटाता हूँ तेरे को। आप उस अलमारी से उस पैसे को जो कि आपने बचत करके रखा था, आपने कहा क्यों बचत किया है, आपने बचत के नाम से रखा था, उस पैसे को आप उठा के उसको दे देंगे और वो व्यक्ति उस पैसे को कल वापस नहीं करेगा, वो हो सकता है महीने भर के बाद वापस करे। और जब वो वापस करेगा तो हो सकता है वो किस्तों में वापस करे, 1,000 दे रहा हूँ भाई, कल 1,000 दूंगा, इस तरह से। और वो जब पैसे टुकड़े टुकड़े में आते जाएंगे तो आपकी कुछ ज़रूरतें उस समय बिल्कुल होंगी और वो उन चीज़ों में खर्च हो जाएगी। ये वास्तव में होता है, ये मनोवैज्ञानिक बात है कि अगर आप पैसे बचा रहे हैं, नकदी अगर हाथ में रख रहे हैं, तो पैसा अगर आप सामने देखेंगे तो आपको याद आएगा, अरे यार मेरे को एक अलमारी भी लेना था, चल मैं इसको ले लेता हूँ, अगले हफ्ते में फिर से इसमें पैसे कुछ डाल दूंगा, या महीने की जब सैलरी आएगी तो 5,000 उसमें से निकाल के डाल दूंगा, और वो 5,000 रुपये महीने के कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अगले महीने भी तो आपको कुछ बचत करना है ना। आप उस बचत में से कुछ हिस्सा इसमें डालेंगे और इसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे और अगले महीने का जीरो हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पैसे जो आपको बचत करने हैं वो ऐसे सुरक्षित साधनों में लगाने हैं जिससे कि पैसा वापस तुरंत ना निकले, वो भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाए। तो निवेश के साधन क्या क्या है? निवेश के साधन है, आप एफडी करा लीजिए या आरडी करा लीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए। आजकल सोना चांदी के रेट आप देख रहे हैं कम ज़्यादा हो रहे हैं। ये सोना चांदी भी आजकल निवेश के साधन बन गए। पहले तो हम केवल पारंपरिक रूप से गहने पहनते थे, हाथों में कड़ा लड़के लोग पहन लेते थे, चेन पहनते थे, वो हम आभूषण के रूप में पहनते थे। लेकिन अब वो ट्रेंड जो है धीरे धीरे कम होने लगा है और लोग उसे निवेश के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और लोग अब सोने के सिक्के, जिसके पास और पैसा है वो सोने की बिस्किट ले रहा है, चांदी लेके इसको स्टोर कर रहा है और उसमें पैसे डाल के उस पैसे को ग्रो कर रहा है। तो सोना चांदी भी आजकल एक निवेश के साधन बन गए। आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप शेयर मार्केट में भी जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। तो कई प्रकार के माध्यम है, आपको खोजने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे आप जो है करना शुरू कीजिए, आपको माध्यमों की कमी कभी नहीं होगी। कई प्रकार के माध्यम है, आप सोना चांदी बॉन्ड खरीद लीजिए, आरडी कर लीजिए, एफडी कर लीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगा दीजिए, सरकार की कई सारी स्कीम निकलती उसमें पैसा लगाइए, डूबने का कोई चांस ही नहीं है। तो निवेश करने के बाद होता है कर्ज का प्रबंधन, यानी कि लोन। आजकल हम सोचते हैं गाड़ी खरीदना है लोन ले लो, घर खरीदना है लोन ले लो, शादी करनी है लोन ले लो, बच्चे को पढ़ाई में भेजना, पढ़ाई करने के लिए भेजना है तो लोन ले लो। हर प्रकार के लोन आपको मिल रहे हैं और बैंक वाले और भी कई प्रकार के लोन ले लेंगे, लोन लेना शुरू कर देंगे। आपको पता नहीं कितने कितने प्रकार के लोन आते हैं। आप लोन लेने जाइए तो सही, बैंक से पूछिए कितने सारे लोन मिलते हैं, लेकिन आपको क्या लोन लेना है? नहीं, लोन आपको नहीं लेना है। जितनी हो सके कोशिश कीजिए कि लोन लिए बिना ही आपका काम चल जाए। अब घर बनाना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है तो उसके लिए लोन लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा के लिए लोन ले रहे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्टिव वाली चीज़ें थी, ये प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें हैं। मकान बनाएंगे, मकान आपके काम आएगा, मकान की वैल्यू बढ़ेगी, आप उससे पैसे चुका सकते हैं। अगर आपने घर बना लिया, किराए पर देखिए, किराए पर दीजिए आधी जगह में खुद रहिए, किराए से कुछ इनकम आएगी, आपकी कमाई से कुछ इनकम आएगी, ईएमआई बढ़ता रहेगा, खर्चा चलते रहेगा, लोन खत्म हो जाएगा। शिक्षा की पढ़ाई, शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं तो शिक्षा के लिए जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको उसका लोन चुकाना होगा, ईएमआई पटाएंगे, पैसा चुक जाएगा। लेकिन उस पढ़ाई से जब आपको जॉब लगेगी तो उसका पैसा आप चुकाएंगे, आपको कोई भी अफसोस नहीं होगा कि आपने पैसा बहुत बेकार जगह लगाया, आपको वो प्रोडक्टिविटी देगा, तो वो आपके बिल्कुल काम आने वाली चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों के लिए लोन ले सकते हैं। लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेना, शादी करने के लिए पर्सनल लोन लेना, या अन्य किसी चीज़ के लिए, घर के कोई सामान खरीदनी है, अलमारी खरीदनी, कई प्रकार की चीज़ें आपको आजकल मिलती है ना चीज़ें। आप बजाज फाइनेंस का आप कार्ड बनाते हैं, आप देते हैं, आपको जो चीज़ें चाहिए हर चीज़ आपको फाइनेंस में मिल रही है, हर चीज़ें लोन पे मिल रही है। तो क्या वो हमें लेनी चाहिए? नहीं, हमको कोशिश करनी चाहिए कि कितनी जितनी हो सके उसे नकदी लें। आप बजाज फाइनेंस का उपयोग करना चाहते हैं कीजिए, आपको लोन वाले किसी भी सेक्टर का उपयोग करना है कीजिए, लेकिन उसका पेमेंट तुरंत कीजिए, लोन के रूप में उसे मत रखिए। क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी गंदी आदत है। लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं और पूरी लिमिट को उपयोग करते हैं, सोचते हैं अरे यार मुझे 80,000 की लिमिट लिए, मैं तो उपयोग ही नहीं कर पाता हूँ। इस कारण से दुखी रहते हैं, क्या 80,000 की लिमिट मिली है, मैं 80,000 का उपयोग ही नहीं कर पाता हूँ, हर महीने 10,000 का ही उपयोग होता है। तो दुखी रहते हैं कि उसको तो खुश होना चाहिए कि मैं केवल 10,000 में अपने खर्चे महीने के चला पा रहा हूँ और बाकी पैसे मैं बचा रहा हूँ। तो उसको क्या लगता है, अरे मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। यूज करने से आपके खर्चे भी तो बढ़ेंगे, आपको खर्च करने में मजा, खर्च करने में
किसी को दुख नहीं होता। खर्च करने में तो हर व्यक्ति को मजा आता है, मुझे भी मजा आता है खर्च करने में, लेकिन खर्च उतना ही करो जितने की हमको उसकी भुगतान करने की क्षमता हो, नहीं तो हम इसके जैसे हो जाएंगे। मैं आखिरी में एक उदाहरण देने वाला हूँ, आपको बिल्कुल पसंद आएगा उदाहरण, जो एक रियल उदाहरण है। आप सब उनका नाम जानते हैं, उन दोनों के नाम आप जानते हैं, जिसका नाम मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। उससे आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ कितना जरूरी है। उसी चीज का लोन ले जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। आपको जिसकी जरूरत नहीं है उसका जबरदस्ती का लोन लेके आप उसका इंटरेस्ट मत पटाइए। भाई इंटरेस्ट तो आपके जेब से जाएगा ना, तो वो मत लीजिए। तो कर्जे का प्रबंधन आपको करना है कि जितनी की जरूरत है, जिसकी जरूरत है उतना ही ले, उसी प्रकार का लोन ले। और लोन ले लिए हैं तो उसको पटाने की व्यवस्था भी आपको करके रखनी है। लोन की ईएमआई आने से पहले ही आपको जो है उसकी व्यवस्था करके रखनी है कि हर महीने उसकी ईएमआई जाएगी कैसे, कौन सा अकाउंट से जाएगी, उस अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे। मैं कुछ पैसे दूंगा, मेरा बेटा कुछ पैसे देगा, तो उस पैसे को हम अकाउंट में डालेंगे तो वहां से कैसे पैसा कटेगा और ये हमेशा चलते रहेगा जब तक लोन खत्म न हो जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को करनी होगी। ये होता है कर्ज का प्रबंधन। फालतू के लोन आपको नहीं लेने हैं। आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना भी जरूरी है। आपको कराना है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी चीज है। आज एक बार आप हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं, 2 दिन अगर हॉस्पिटल में रहे तो 5 से 10 हजार का बिल ऐसे ही बना। छोटे मोटे स्कूल हॉस्पिटल में जाएंगे तो 5 से 10 हजार का बिल बना, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो 20-25 हजार का बिल 2-3 दिन में आराम से बना देंगे वो। तो आपकी जो 2 महीने की जो कमाई है वो एक ही बार में हॉस्पिटल में घुस जाता है जब अकेले आप भर्ती होते हैं। ऐसे कई मौके आते हैं जब आप कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कभी आपके परिवार वाले कभी भर्ती हो गए। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके पीछे आपकी जो फैमिली खड़ी है और उनका भविष्य सिक्योर रहे। भविष्य में ऐसा कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली सिक्योर रहे, उन्हें इंश्योरेंस से इतना पैसा मिले कि उनकी जिंदगी बन जाए। मैं ये नहीं कहता कि पूरी जिंदगी वो उस पैसे से खाते पीते रहेंगे, पूरी जिंदगी भर उन्हें उनसे खाना पीना दाना पानी मिलता रहेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि कुछ समय के लिए आपको आपके परिवार को जरूर संभाल देंगे, जिससे उन्हें एक नई नींव रखने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने पैसे का मैनेजमेंट कर सकते हैं। पैसे का मैनेजमेंट करके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं और काम पर लगा सकते हैं। अब बारी आती है उन 2 भाइयों की जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। उनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक है मुकेश अंबानी और दूसरे हैं अनिल अंबानी। जब इनके पिता ने वसीयत का बंटवारा किया था और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों को बराबर मात्रा में संपत्ति मिली थी, तो अनिल अंबानी ने कई सारे बिजनेसेस में एक साथ हाथ डाला, बहुत सारे कर्जे लिए, कई प्रकार के कर्जे लिए, इस उम्मीद में कि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, उससे पैसे आएंगे, उससे लोन का चुका दिया जाएगा और वो बहुत बड़ा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पैसे को अच्छे से नहीं समझा और कर्जे में चले गए। कंपनियां डूब गई, उनसे कोई मुनाफा नहीं हुआ और वो कर्जे में डूबते गए। और आज उनकी स्थिति ये है कि बैंक उनसे कर्जे की पैसे का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि दूसरे देशों की जो अदालतें हैं वहां पर भी उन पर केस चल रहे हैं। तो दूसरी ओर मुकेश अंबानी, उन्होंने पैसे को अच्छे से समझा, पहले उसका एनालिसिस किया कि किन क्षेत्रों पर मुझे निवेश करना चाहिए और उन्होंने सही जगहों पर निवेश किया, पैसा लगाया, उनसे पैसा कमाया और आज स्थिति ये है कि वो देश के नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए हैं और अनिल अंबानी कर्जे के घेरे में पड़े हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पैसे को जो सही से समझता है, उसे सही तरह से निवेश करता है, वही व्यक्ति पैसा बनाता है। इसका मूल मंत्र यह है कि पैसा ही पैसे को बनाता है, पैसे को काम पर लगाना है, तभी वो आपका पैसा बना कर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप बने रहे मेरे चैनल के साथ, प्रदीप फाइनेंस ज्ञान के साथ। धन्यवाद।